अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम सिंध बजट के हवाले से जो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं, इस हवाले से डेवलपमेंट साइट के एक्सपर्ट कंसल्टेंट एजाज़ ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो सिंध बजट को किस नज़र से देखते हैं। जी ख्वाजा साहब, आप क्या देखते हैं कि बजट को किस तरह से ट्रीट किया गया सिंध हुकूमत और बाकी अरकान ने किस तरह से ट्रीट किया? थैंक यू वेरी मच राठौर साहब। सिंध हुकूमत ने जो इसके मेंबरान थे असेंबली के, एक्चुअली उनको होना ये चाहिए था कि वो अपने पूरे साल की कारकर्दगी बताते कि लास्ट ईयर जो बजट थी उसमें से उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर क्या क्या खर्चा हुआ, कितनी स्कीमें हुई और कैसे फ़ायदा पहुंचा लोगों को, जिसके लिए लोगों ने उनको वोट देकर चुना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय वो डेवलपमेंट पे बात करते हैं, उन तमाम लोगों ने ज़्यादातर जो बात की है वो सब कौम परस्ती पे। हमेशा जब इस तरह के मौके आते हैं तो वो कौम परस्ती के नारे लगा के समझते हैं कि हमारे वोटर जो है वो उसमें जज्बाती हो जाएंगे और हम सबको ये इस तरह की बातें करके बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी कारकर्दगी छुपा देते हैं। इन तमाम मेंबरान से ये पूछना चाहिए कि आखिर 95 अरब रुपया जो मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने जो बताया कि 95 अरब रुपया लास्ट ईयर की जो बजट थी उसमें से खर्च नहीं हुआ। तो मैं सबसे बड़ी जो है वो नुकसानदेह बात यह है कि पैसे बजट में रखे गए और वो खर्च नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी नाअहली तो ये है और इस नाअहली को छुपाने के लिए, अपने इलाकों में स्कीमें न करने के लिए वो हमेशा कौम परस्ती का सहारा लेते हुए आए हैं और किसी न किसी तरह से वो अपनी बजट स्पीचेस के अंदर, अब तमाम स्पीचेस उठा के देख लें, उसमें एक दो स्पीचेस आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने अपने महकमे की कारकर्दगी, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की कारकर्दगी बताई है। बाकी सब ने कौम परस्ती पे और उस पर बातें की हैं और अपने इलाकों की कारकर्दगी उन्होंने कुछ भी नहीं बताई। बजट में कोई प्रो फार्मा होना चाहिए, कोई फॉर्मेट होना चाहिए और स्पीकर वो फॉर्मेट का जो मेंबरान है उनको दें और उनमें ज़्यादातर ये हो, ठीक है कुछ बातें इस तरह की करनी चाहिए लेकिन 90% मेरे ख्याल में वो ये बताएं कि उनके कॉन्स्टिट्यूंस में कितनी स्कीमें साल में हुई, उन स्कीमों की प्रोग्रेस क्या है, कितना डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ, कैसे हुआ और क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि वो कॉम्परसी के नारे लगाएं। बेहतर ये होगा कि उनको जो असल काम है, जिनके लिए उनको चुना गया है, उस पे बात करनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इस दफा मेंबरान ने मायूस किया और कोई भी अपनी कारकर्दगी का उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि उनके इलाकों में कारकर्दगी क्या है। अब सिंध अच्छा। की हालात आप देखें, सिंध के हालात कितने बुरे हैं। मतलब जो इंटरनेशनल फिगर्स बता रही हैं कि आपकी जो माल न्यूट्रिशन है, जो खुराक की कमी है लोगों में, वो कोई 54% तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा क्रॉनिक स्टंटिंग, जिसमें बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, उनका दिमाग जो है वो आधे से भी कम काम करता है, तो वो जो है क्रॉनिक स्टंटिंग वो आपकी 43% की चली गई है। और इसके अलावा ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट जो रेशो है वो आपको 55% से अब वो आज तक चल रहा है 80 लाख। मतलब सिंध हुकूमत खुद कहती है कि 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर रहे। अच्छा, तो ये है कारकर्दगी। ये जो है, ये जो आप बता रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं जो सिंध हुकूमत भी एतराफ़ करती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो अरकान हैं सिंध असम्बली के, जो हुकूमती बेंचों में बैठे हैं या अपोजिशन में, इनकी ट्रेनिंग नहीं है, ये जानते नहीं हैं, या ये जानबूझ इस तरह करके जो है ड्रामेबाजियाँ नहीं, करते ये हैं? जानते हैं, इनको पता है, ये खुद ये कोट करते हैं ना हर जगह पे। हम जितने प्रोग्राम्स में जाते हैं वहाँ ये खुद कोट करते हैं। मदर साहब मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर, उसने कितनी मतलब कई जगहों पे कोट किया है कि एजुकेशन का ये हशर है, बुरा हाल है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि उस पे मेंबरान कर क्या रहे हैं। मतलब एक मेंबर से ये सवाल तो पूछा जाए कि तुम्हारे तक में कितनी स्कूलें हैं, उसको पता ही नहीं होगा। उन स्कूलों के अंदर क्यों बच्चे नहीं जा रहे, सबब क्या है उसके, इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और अभी तक 55% ड्रॉप आउट रेशो क्यों है, तो वो आपको नहीं बता सकेगा। वो आए शायद इधर उधर की बातें करेगा और असेंबली के अंदर भी वो इसी तरह की बातें करते हैं, ताकि उनसे कोई पूछे नहीं कि तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी कारकर्दगी क्या है, वो तो रखो सामने। मेरे ख्याल में अब वोटर, ये वक्त आ गया है कि वोटर्स खुद जाके उनको पूछें कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तो कारकर्दगी के बुनियाद पे ही उनको अगले इलेक्शन में वोट मिलने चाहिए।
अदरवाइज उनकी कारकर्दगी इस स्टेट में तो कोई नजर नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने कौम परस्ती का सहारा लिया और उन्होंने अपनी कारकर्दगी कुछ भी नहीं बताई। अच्छा, ये जो असेंबली में इन्होंने सिंधी मुहाजिर और ये इस तरह के जो डेड इश्यूज हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश की, जिंदा करने की कोशिश की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती अरकान हैं और बाकी लोग हैं वो जो है अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भागना चाहते हैं, इसी वजह से बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्टली वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो हमें इमोशनल उसमें ले जाएं। भाई कौम परस हम सब हैं, वो भी हैं, हम भी हैं, सब हैं, सबको पता है कि सिंध के इश्यूज पे हम सब साथ हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? ये लोग मतलब जिनके लिए इनको चुना गया है, जिनके लिए उन पे इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सारे पैसे लगते हैं, इतनी सारी स्कीमें मिलती हैं, वो उनकी कारकर्दगी क्यों नहीं रख रहे? उनसे भागने के लिए, क्योंकि हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, उनको पता है, तो इसलिए वो अपनी चीजें अपनी कारकर्दगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो फिर ये समझते हैं कि सिंधी कौम जो है वो इमोशनल हो जाती है नेशनलिज्म के नारों पे, और उनको इमोशनल जो है उनका फायदा लेते हैं। हम इमोशनल बिल्कुल है कौम परस्ती पे, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि अराकीन जो है असेंबली के वो उसका फायदा उठाएं और डेवलपमेंट का कोई काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में न करें। अच्छा, पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नेशनल असेंबली में कहा है कि जो एमक्यूएम है वो नून लीग की हुकूमत से अलग हो जाए, क्योंकि वो उनको कुछ काम नहीं करेंगे और वो लॉलीपॉप दे रहे हैं इनको। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ वो नून लीग वाले जो है एमक्यूएम को लॉलीपॉप दे रहे हैं या पीपल्स पार्टी को भी यही लॉलीपॉप दे रहे हैं? देखिए नून लीग की तो तारीख रही है, वो हमेशा इसी तरह लॉलीपॉप पे सबको चलाती है। अब जितना भी डेवलपमेंट का आप देख लें काम जो है वो सिंध में दूसरे सूबों में नहीं होता, सिंध में तो बिल्कुल नहीं होता, बलूचिस्तान में कहीं भी नहीं होता, वो पूरा पंजाब फोकस्ड है। उनका काम ही पूरा पंजाब फोकस स्कीमें ले आना है। जितनी भी बजट है, आप मोटरवे वगैरह का जार देख लेना, तो वो पूरा जो है वो पंजाब फोकस्ड है, मतलब सखर से लेके हैदराबाद कराची तक, जबकि कराची पोर्ट है, लेकिन सखर से लेके कराची तक आज तक मोटरवे नहीं बन सका। तो उसका रीजन क्या है? हमेशा बजट में पैसे रखते हैं और कोई खर्च नहीं होता, वो फिर वापस पंजाब की किसी न किसी स्कीम पे लगा लेते हैं। वो तो लॉलीपॉप ले दे रहे हैं, बिलावल सही कहता है, लेकिन वो हमें जो यहाँ पे हुकूमत, हमारी सिंध की हुकूमत हमें लॉलीपॉप दे रही है, वो हमें कॉम्परेसी का लॉलीपॉप देके हमें बेवकूफ बना रही है। और वहां पे डेवलपमेंट का काम, उनके जो सिंध की अपनी बजट है, खुदारा वो तो पूरी खर्च करें तो भी सिंध काफी हद तक डेवलप कर जाएगा। अच्छा, इस बार तो ये भी कहा गया है कि 280 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत जो एनएफसी के पैसे हैं वो वापस करेगी वफाक को। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आउट ऑफ बजट जो है, आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ये एक बंदोबस्त इन्होंने किया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए अगर एनएफसी को देखा जाए तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, लेकिन अगर मुल्क की कोई ज़रूरियात हैं और उनमें से ये चीज़ें निकाल के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि वो सिंध में डेवलपमेंट की स्कीम्स कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी तक जो बजट का खर्चा कर रहे हैं ना, आप देखें, इससे अंदाज़ा लगाएं कि बजट जो रखते हैं, जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कहा कि 95 अरब रुपए उन्होंने खर्च नहीं किए साल में, तो ये पैसा कहाँ का था और ये पैसा फिर वापस कहाँ गया? और क्या ये जो पैसे बजट पे रखते हैं उसका आज तक आप 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज तक एवरेज उन्होंने 40 से 50% खर्चा किया है, बाकी पैसा हर साल वापस चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी कारकर्दगी 40% भी नहीं है। और ये तमाम स्कीमें जो हैं वो सालों साल आगे बढ़ती रहती है। आप कराची से ठट्टा सिर्फ चले जाएं तो आपको रास्ते में 10-15 स्कीमें सिंध गवर्नमेंट की ऐसी मिलेंगी जो आधे में, 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो आधे में पड़ी रुकी हुई है, वो काम मुकम्मल नहीं हुई। क्यों मुकम्मल नहीं होती? तो इनकी कारकर्दगी खुद ही ऐसी है, जितना पैसा बजट में रखते हैं सिर्फ उतना अगर ये 100% खर्च करें ना, तो भी सिंध काफी हद तक बेहतर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इस बार ये भी कहा गया है कि सिंध बजट में कोई भी नई स्कीम शामिल नहीं है और जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा कर पाएंगे जो ऑन गोइंग है उसको? मुश्किल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने यही कहा था और उन्होंने कहा कि हम ऑन गोइंग, अब ये बताया नहीं बजट की में कि लास्ट ईयर की इसने कितनी स्कीमें ऑन गोइंग मुकम्मल की। अभी इस साल यही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऑन गोइंग स्कीमें मुकम्मल करेंगे। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि बजट में जो पेश किया जाता है, जब ये खर्च होता है तो वो जो पेश किया जाता है वो स्कीमें नहीं होती। ज्यादातर वो स्कीमें चीफ मिनिस्टर के आर्डर से जाती है, उसमें नई स्कीमें होती हैं, मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं। वो जो बजट में पेश की जाती है वो
इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये भी एक तरीक़ेकार है कि स्कीमों को चेंज करते रहते हैं। तो ये कहते तो हैं कि ऑनगोइंग हम स्कीमें मुकम्मल करेंगे, लेकिन ऑनगोइंग स्कीमें लास्ट ईयर भी मुकम्मल नहीं हुई थी और मुझे यही डाउट है कि ये इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। और वो बजट में पूरी कारकर्दगी पेश ही नहीं करते ना कि कितनी ऑनगोइंग स्कीमें आज तक रुकी हुई हैं और उन पे कितना खर्चा उन्होंने लास्ट ईयर किया है, बाकी कितना खर्चा करना है। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, तो उनकी री-एप्रोप्रिएशन जो स्कीम्स की करते हैं, उसमें अरबों रुपए ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल नहीं हो रही। तो नतीजा ये है कि सपोज़ एक स्कीम पे अगर 1 अरब रुपया इस साल खर्च करना है, तो अगर इस साल मुकम्मल नहीं हुई, तो अगले साल वो 5 अरब रुपए लग जाएगी। तो ये वो नहीं देखते किसी को और हमेशा स्कीमें आधे में रह जाती हैं और मुकम्मल नहीं होती और इसमें फिर ठेकेदारों का इन सबका फ़ायदा है, सब मिले हुए हैं। तो उस फ़ायदे के लिए वो ऑनगोइंग स्कीमों को मुकम्मल नहीं करते। अच्छा, आपने सिंध बजट देखा है कि उसके अंदर क्या-क्या है? उसमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आई आपको? नहीं, इस दफ़ा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वही रेगुलर जो चीज़ें हैं वो हैं और कोई भी वो चीज़ नहीं है जिससे फ़र्क पड़े। एजुकेशन और हेल्थ पे उन्होंने थोड़े कुछ पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन मसला जो सबसे बड़ा वो ये है कि बजट बढ़ाने से क्या उन इंडिकेटर्स पे फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब एजुकेशन का वही हाल है आप देख रहे हैं और हेल्थ का भी वही हाल है और हेल्थ में ज़्यादातर बीमारियाँ जो है बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो वो कंट्रोल है ही नहीं। तो इसका फ़ायदा क्या है? बजट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर्स दुनिया में हमेशा इंडिकेटर देखे जाते हैं कि इन इंडिकेटर्स में क्या तरक्की हुई है। बट हेल्थ में थोड़े कुछ इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, माँ और बच्चे की जो सेहत है उसके हवाले से बेहतर हुए हैं, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी वो इंश्योर नहीं कर रहे। उसके अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। आप इमेजिन करें कि सिंध एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसमें मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हशर है ना, इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ सही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, वो बजट में ज़्यादा पैसे रखते जाएँगे तो उसका फ़ायदा क्या है? सेम एजुकेशन का भी वही हाल है कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता जा रहा है और उसपे कोई कंट्रोल नहीं है और फिर स्कीमें बढ़ाते जा रहे हैं या उसका क्या कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। एजाज़ अली ख्वाजा साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने अपने आरा से जो है आगाह किया आवाम को और हमने ये भी देखा कि सिंध हुकूमत जो है उसकी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है जिसको हम सामने रख के ये अंदाज़ा लगा सकें कि वो आवाम दोस्त बजट पेश करना चाहते हैं या पेश किए या नहीं किए। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो सिंध जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हम एक और प्रोग्राम में फिर जो है सिंध के मामलात पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।